परसों आपके कर्नाटक के उडुपी में एक घटना घटी है। कितने लोगों ने उस घटना के बारे में आइडिया? हाथ उठाइए जरा। क्या हुआ? गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में सीसीटीवी रखा गया। रखने वाले बॉयज नहीं थे, रखने वाली भी गर्ल्स थी, और सीसीटीवी से रिकॉर्ड किया गया। जांच, मुझे नहीं पता कि अभी तक उन लड़कियों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, उन लड़कियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इतने बड़े ऑफेंस में सिंपली सस्पेंड कर देना ये पर्याप्त थोड़ी है। अगर लड़कियों के हॉस्टल में कोई अगर लड़का वो कैमरा लगाता तो अब तक तो वो जेल में होता। तो लड़कियों के हॉस्टल में अगर लड़की ने कैमरा लगाया तो वो सिंपल सस्पेंड कैसे छोड़ दिया? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कर्नाटक की सरकार ने इतने बड़े सीरियस ऑफेंस को इतना कैसे स्लाइटली छोड़ दिया। बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। और जैसा मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि 100 से ज़्यादा लड़कियों के उसमें वीडियोस हैं, और वो वीडियोस शेयर हो चुके हैं। पता नहीं किसको किसको शेयर हुए। वो तो तभी पता चल सकता है जब उन 3 लड़कियों का जिनको सस्पेंड किया गया है उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो। फिर वो बताएंगी वो किसके डायरेक्शन पे काम कर रही थी। वो बताएंगी कि इनका अल्टीमेटली पूरा रैकेट क्या है, मोटिव क्या था वीडियो कैमरा रखने का वॉशरूम के अंदर। और ये मोटिवेशन आया कहां से, ये दिमाग में बात आई कहां से कि गर्ल्स हॉस्टल में कैमरा लगाया जाए, वीडियो बनाया जाए, उस वीडियो को शेयर किया जाए। मुझे नहीं पता वो वीडियो गल्फ कंट्रीज में गया है या विद इन कंट्री है, या उस वीडियो को यूज करके कितनी और हमारी बेटियों को ब्लैकमेल किया जाएगा, भगवान जाने। लेकिन ये सब तभी पता चल सकता है जब इस पे गंभीरता के साथ इस पे पुलिस कार्रवाई करे। तो सबसे पहले तो मैं HSR मंथना के आप सबके टीम के सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ कल मंडे के दिन एक ग्रुप में सबसे पहले पुलिस कमिश्नर से मिलिए, उनको कंप्लेन दीजिए। मामला चूंकि उडुपी का है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ के नहीं कर सकते, तो होम मिनिस्टर से मिलिए, होम मिनिस्टर से मिलिए, संसद से मिलिए, पॉलिटिशियन से मिलिए, और उनको बताइए इस मामले की गहराई के साथ जांच करना और इस मामले के तह तक जाना, रूट काज के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि मंथना के लोग इस पे समय निकाल के, यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, थोड़ा सा आवाज कम करिए, बहुत वो इको कर रहा है, उनसे जरूर मिलें। प्राणियों, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देखें, प्रियम्बल में लिखा है प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सबके बीच में भाईचारा बनाना है और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है। ढाई हजार साल पहले, 2400 साल पहले, जब चंद्रगुप्त का राज्य था, चंद्रगुप्त और ये वर्तमान भारत भी चंद्रगुप्त के अंडर में था, पाकिस्तान भी चंद्रगुप्त के अंडर में था, बांग्लादेश भी चंद्रगुप्त के अंडर में था, लंका भी था, और इनफैक्ट यूरोप का काफ़ी बड़ा पार्ट था। अलेक्जेंडर को उन्होंने हराया था, बेटी से शादी कर लिया था उसने, मतलब बेटी से अपनी शादी किया तब उसको जाके, वहां तक राज्य। आचार्य चाणक्य ने जो सबसे पहला काम किया था, चूंकि गुरु वही थे, उन्हीं के डायरेक्शन पे चंद्रगुप्त काम करते थे, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बोला कि इतने सारे यहाँ पे लैंग्वेज अलग अलग हो रही है, इतना बड़ा भारत है, इस भारत को अगर तुम्हें यूनाइट करके रखना है, इंटीग्रेट करके रखना है, तो तुम इस भारत में कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करो। सबसे पहले तुम कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करो। और कॉमन एजुकेशन सिस्टम उसके पहले भी था। राजा दशरथ और उनके जो चीफ मिनिस्टर थे वो बैचमेट थे। दशरथ जी और सुमंत उनका नाम है, जो उनके मंत्री थे, मुख्यमंत्री उनके, क्या नाम था उनका? सुमंत। दोनों बैचमेट थे, दोनों अलग अलग
वर्ण के थे। दशरथ जी क्षत्रिय थे, सुमंत्र जी दलित परिवार के थे, लेकिन दोनों बैचमेट थे। मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसको समझिए। एक साथ पढ़ते थे। राम और हमारे प्रयाग के निषाद राज दोनों अलग अलग वर्ण के थे। राम भगवान क्षत्रिय थे, निषाद राज दलित परिवार के थे, दोनों बैचमेट थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो पहले हमारे देश में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम था। राम के समय में भी था, चंद्रगुप्त के भी समय में था। डिस्टार्ट हुआ जो पूरा सिस्टम वो मुगलों से शुरू हुआ। भाषाएं हमारी अलग थी। कर्नाटक के लोग अपनी कन्नड़ बोलते थे, तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते थे, गुजरात के लोग गुजराती बोलते थे, लेकिन हमारा सिलेबस और करिकुलम 1000 साल पहले कॉमन था, एक समान था। बच्चा मंत्री का हो या संतरी का हो, गरीब को हो या अमीर का हो, राजा का हो या रंग का हो, ब्राह्मण का हो या क्षत्रिय का हो या वैश्य का हो या दलित का हो, सिलेबस और करिकुलम कॉमन था। ये हमारे देश का बेसिक फीचर था, ये हमारे देश की बेसिक सभ्यता थी। और आप अपने घर में देख लीजिए, अगर आप अपने घर में यूनिटी और इंटीग्रेशन चाहते हैं, आपके 4 बच्चे हैं, चारों को आप अलग अलग स्कूल में पढ़ाइए, जिन चारों स्कूलों का सिलेबस अलग अलग हो, आपके चारों बेटों में ही यूनिटी नहीं हो सकता, आपके चारों बेटों में ही इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। आप एक बच्चे की ऐसे स्कूल में पढ़ाइए जहां 10,000 रुपये फीस हो, अलग सिलेबस हो, जहां दूसरे को पढ़ाइए जहां 5,000 रुपये फीस हो, अलग सिलेबस हो, तीसरे को 2,000 रुपये फीस में अलग सिलेबस हो, और चौथे को नगर निगम में डाल दीजिए, म्यूनिसिपैलिटी में डाल दीजिए जहां 200 रुपये फीस हो। अगर आपको परिणाम देखना है अलग अलग सिलेबस और करिकुलम का, अपने घर में ट्राई कर लीजिए। मैं तो चाहता हूं इस देश के सांसद विधायक मंत्री एक बार अपने घर में ट्राई करके देख लें कि डिफरेंट सिलेबस, डिफरेंट करिकुलम, डिफरेंट स्टैंडर्ड का एजुकेशन का फर्क क्या होता। परिवार एक नहीं हो सकता, देश एक कैसे हो जाएगा। इसलिए भारत को अगर यूनाइट करना है, भारत को इंटीग्रेट करना है, तो यूसीसी पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, अभी सुबह ही कर चुका हूं। इसलिए वन नेशन वन सिविल कोड से भी ज्यादा जो जरूरी है वो वन नेशन वन एजुकेशन कोड है। और बहुत डुएबल है, प्रैक्टिकल है और चल भी रहा है। भारत में केंद्रीय विद्यालय चलता है, सबको पता होगा, केवीएस। सिलेबस एक है कि अलग अलग बताइए? कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक सिलेबस एक। तो डुएबल है, प्रैक्टिकल है। जितने आपके नवोदय स्कूल चलते हैं, वन नेशन वन सिलेबस उसमें है। केंद्रीय विद्यालय में वन नेशन वन सिलेबस है। हमारे पास एक कानून है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE। अगर उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए इक्वल, तो क्या हो जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन, यही हो जाएगा। RTE का RTEE हो जाएगा, राइट टू इक्वल एजुकेशन। राइट टू इक्वल एजुकेशन में जैसे हमारे पास GST काउंसिल है, उसी पैटर्न पे एक एजुकेशन काउंसिल बन जाएगी। एजुकेशन काउंसिल क्या क्या, जैसे GST काउंसिल क्या करती है? GST काउंसिल में केंद्र के वित्त मंत्री उसके चेयरमैन होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं। हर 3 महीने के बाद इसकी GST काउंसिल की बैठक होती है और वो तय करते हैं कि इस सामान पे कितना GST लगाना। वैसे एक एजुकेशन काउंसिल बन सकती है, केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके चेयरमैन, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर, और ये बैठ के हर एक महीने पे एक्सपर्ट बॉडी बना लेंगे और ये तय कर ले, एक्सपर्ट बॉडी ये तय कर लेगी फिजिक्स में क्या पढ़ाना, केमिस्ट्री में क्या पढ़ाना, जूलॉजी में क्या पढ़ाना, बॉटनी में क्या पढ़ाना, किसमें क्या पढ़ाना। और आप सारे लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए, आप जो भी बोलिए जोर से बोलिए। आपका वीडियो 2 से 3 करोड़ लोगों तक जाएगा। आपकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए, मेरे साथी रिकॉर्ड कर रहे हैं। 3 करोड़ तक HSR मंथन का ये कार्यक्रम 3 करोड़ लोगों तक जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो फिजिक्स में वन
नेशन वन सिलेबस हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। केमिस्ट्री का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। जूलॉजी का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। बॉटनी का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। मैथ का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। संस्कृत का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इंग्लिश का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हिंदी का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो बचा क्या? हिस्ट्री बची, ज्योग्राफी बची और सोशल साइंस कह सकते हैं। तो ठीक है, एक काम करो, जीएसटी काउंसिल की तर्ज पे एजुकेशन काउंसिल बनाओ, 7 किताबें कॉमन कर दो, 3 किताबें राज्यों पे छोड़ दो, वो अपनी लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लेंगे, लोकल हिस्ट्री नहीं, एक तो सेंट्रल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, अदरवाइज महाराणा प्रताप को पूरे देश में नहीं पढ़ाया जाएगा, लक्ष्मीबाई को पूरे देश में नहीं पढ़ाया जाएगा, अहिल्याबाई होलकर को पूरे देश में नहीं पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाया क्या जाएगा? मर्चेंट ऑफ वेनिस। कोई काम है मर्चेंट ऑफ वेनिस का? मर्चेंट ऑफ वेनिस है ना, क्या कहते हैं उसको? आईसीएसई बोर्ड वाले पढ़ाते हैं। हाँ, जूलियस सीजर, कोई काम है उसका क्या भारत में? कोई भारत से लेना देना है क्या? हमारे इतने बड़े बड़े राजा, एक से बढ़कर एक राजा, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बड़ा बलिदान किया। वो महाराष्ट्र वाले, क्या नाम था उनका? शिवाजी महाराज के जो नीचे उनके सेनापति तानाजी, जो 15 घंटे सूर्य नमस्कार करते थे। अरे उनको पढ़ाओ तो बच्चों को समझ में आएगा सूर्य नमस्कार से पावर कैसी आती है। यहां तो 15 मिनट हमारे बच्चे सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते, आधों को तो पता ही नहीं सूर्य नमस्कार होता क्या है। तो हमारे यहां पढ़ाने के लिए इतने महान लोग हैं, पढ़ाने के लिए हर फील्ड में महान लोग हैं, एजुकेशन की फील्ड में, पावर की फील्ड में, धनुष के फील्ड में, भाला की फील्ड में, गदा की फील्ड में, सब हर फील्ड में एक्सपर्ट है। और हम पढ़ा कह रहे हैं जूलियस सीजर और मर्चेंट ऑफ, कोई लेना देना नहीं। तो 7 किताबें कॉमन हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी। 2-3 किताब राज्यों को दे दीजिए। कर्नाटक वाली अपनी लोकल हिस्ट्री पढ़ा लें, लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लें, तमिलनाडु वाले अपनी लोकल हिस्ट्री पढ़ा लें, अपनी लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लें। तो वन नेशन वन सिलेबस लागू होने का फायदा ये होगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भाषा की दिक्कत, हाँ ठीक है, एक काम करिए, सिलेबस करिकुलम कॉमन होगा। कर्नाटक वाले कन्नड़ में पढ़ाएंगे, तमिलनाडु वाले तमिल पढ़ाएंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ाएंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ लेंगे। इसमें दिक्कत कहाँ है? आजकल जो विदेशी भाषा में पढ़ रहे हैं उससे अच्छा स्वदेशी भाषा में पढ़ेंगे। आजकल पूरा इंडिया विदेशी भाषा में पढ़ रहा है। कर्नाटक वालों को कन्नड़ आती है, उसके बाद दूसरी भाषा नहीं आती, सीधे इंग्लिश ही आती है। और भोजन में भी यही है, होटल में जाओ तो या तो साउथ इंडियन भोजन है, उसके बाद सीधे फ्रेंच, चाइनीज भोजन भी या तो अपना लोकल करेंगे, नहीं सीधे विदेश वाला करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ बिहार वाले थोड़ा कर्नाटक वाला खा लें, बंगाल वाले थोड़ा तमिलनाडु वाले खा लें। हमारे यहाँ इतने भोजन की व्यवस्था है कि फ्रेंच फ्राई और क्या बोलते हैं चाइनीज, पता नहीं वो जो भी है चीज़ें, हाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अरे अपने भारत वाला तो खा लो। तो ऐसे ही हमारे यहाँ कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम संभव है। पहले था, राम के समय में था, चंद्रगुप्त के समय में था, डुएबल है, इम्प्लीमेंटेबल है, और इससे देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी। जब मेरे बेटे की किताब, मेरे ड्राइवर के बेटे की किताब एक होगी, तब वास्तव में यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन आएगा। जब क्लर्क के बच्चे की किताब और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक होगी, तब यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन आएगा। जब लेबर की बच्चे की किताब, लेबर मिनिस्टर के बच्चे की किताब एक होगी, तब यूनिटी इंटीग्रेशन आएगा। जब टीचर के बच्चे की किताब और एजुकेशन मिनिस्टर के बच्चे की किताब एक होगी, तब यूनिटी इंटीग्रेशन होगा। और जब बेंगलोर के बच्चे की किताब और दिल्ली के बच्चे की किताब और कलकत्ता के बच्चे की किताब एक होगी, तब यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन आएगा। और इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। आज की डेट में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो तो एक है, एनडीए का जो एग्जाम है वो तो एक ही है ना सबके लिए। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ के आओ, आपका पेपर तो वही एक ही होगा। सीबीएसई से पढ़ो, आईसीएसई से पढ़ो, जिस भी बोर्ड से पढ़ो,
पेपर अलग अलग है क्या? जोर से बोलिए। एनडीए का एक पेपर, क्लैट का एक पेपर, जेई का एक पेपर, नीट का एक पेपर, बैंक का एक पेपर। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ के आओ, कर्नाटक से पढ़ के आओ, बंगाल से पढ़ के आओ, कहीं से पढ़ के आओ, पेपर आपका एक है। जब पेपर एक है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो तभी मिलेगी ना जब का सिलेबस एक होगा। और अल्टीमेटली कोचिंग वाले तो सबको एक ही पढ़ाते हैं। आप इंटरेस्टिंग देखो, आप 12वीं किसी भी बोर्ड से करो, सीबीएसई बोर्ड से करो, कर्नाटक से बोर्ड करो, तमिलनाडु बोर्ड से करो, जब आप फिटजी की कोचिंग करोगे, या इधर कौन सी चलती है भाई? हमारे दिल्ली में फिटजी बहुत चलती है। यहाँ भी आकाश होगा, फिटजी होगा, एलएन होगा, जो भी है। अब ये बताओ, ये एलएन, आकाश, फिटजी वाले सीबीएसई वालों को अलग पढ़ाते हैं, आईसीएसई वालों को अलग पढ़ाते हैं, एक साथ ही पढ़ाते हैं? एक साथ ही पढ़ाते हैं। तो कोचिंग वाले भी कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम पढ़ा रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ भी रही है कॉमन सिलेबस, जो पेपर आ रहा है सबके लिए आ रहा है। तो फिर ये 9वीं 10वीं 12वीं तक अलग अलग क्यों पढ़ाया जा रहा है? फायदा क्या है? क्यों? अरे बेस्ट, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ठीक है हमको ये पढ़ाना मैथ में, तो ठीक है, एक एक्सपर्ट टीम होगी मैथ की, वो भारत के सारे स्टेट बोर्ड की मैथ की किताब पढ़ लेगी, सीबीएसई किताब देख लेगी, आईसीएसई की देख लेगी, जितने बोर्ड है सबकी देख लेगी, सब में से 2-2 चैप्टर लेके एक नया किताब बना देगी, 50 चैप्टर के होंगे। लेकिन भारत के एजुकेशन सिस्टम को कोचिंग माफियाओं ने हाईजैक कर लिया है। इन कोचिंग माफियाओं ने, जिनका लगभग 5 लाख करोड़ का धंधा है साल का, भारत में कोचिंग का बिजनेस कितना है? 5 लाख करोड़। इन्होंने हर राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंधक बना लिया, दूसरे शब्दों का ये खरीद लिया, और ऐसी व्यवस्था बना दिया है कि जो पढ़ाया जाएगा वो पूछा नहीं जाएगा, और जो पूछा जाएगा वो पढ़ाया नहीं जाएगा। क्योंकि जो पढ़ाया गया अगर वो पूछा गया तो आप अपने बच्चे को कोचिंग भेजोगे नहीं। बड़ी सीधी सी बात है। आप कोचिंग तब भेजोगे जब आपके दिमाग में हो जाए कि भैया हमारा बच्चा कितना भी अच्छा होगा, जब तक कोचिंग नहीं करेगा तब तक क्वालिफाई कर ही नहीं सकता, तब तक नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तब तक एनडीए नहीं कर पाएगा, तब तक जो भी है एग्जाम नहीं कर पाएगा। तो आपके दिमाग में डाल दिया गया और ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई कि आप 10वीं 12वीं के साथ साथ 3-4 लाख रुपए अलग से भी दे दो। वन नेशन वन सिलेबस से कोचिंग माफियाओं की कमर टूट जाएगी। वन नेशन वन सिलेबस से स्कूल माफियाओं की कमर टूट जाएगी। ये जो 15-15 हज़ार रुपए 20-20 हज़ार रुपए महीने की फीस लेते हैं, जब वही सिलेबस 200 रुपए वाले स्कूल में होगा, वही किताब होगी, वही किताब 10,000 रुपए स्कूल में भी चलेगी, तो आप 10,000 रुपए में क्या लिए पढ़ाओगे? आप किस लिए पढ़ाओगे? केवल एसी की हवा लेने के लिए या बढ़िया चेयर के लिए? अभी उनकी मोनोपोली है कि हमारे स्कूल में बच्चा आ जाएगा तो इंजीनियरिंग कर लेगा, हमारे स्कूल में बच्चे को भेज दो तो नीट क्वालिफाई कर लेगा। हमारी किताब ऐसी अलग है कि जो सीधे सीधे कनेक्ट है नीट से और उससे। आप समझिए भारत के मिडिल क्लास के साथ, भारत के लोगों के साथ कितना बड़ा खेल हो रहा है, और इस खेल में सब शामिल है। सबसे ज्यादा शामिल तो पॉलिटिशियंस हैं। कोचिंग माफिया पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस को फंडिंग कर रहे हैं, उनके इलेक्शन का मैनेजमेंट देख रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को बंधक बना लिया गया है। और उस एजुकेशन सिस्टम के बंधक होने का दुष्परिणाम यह है कि हमारे बच्चों के अंदर खाई चौड़ी होती चली जा रही है। हमारा बेटा, हमारे ड्राइवर का बेटा अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे बेटे के दिमाग में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि मैं तो इस स्कूल में पढ़ता हूं, और ड्राइवर के बेटे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूं। 20,000 रुपए फीस देने वाले बच्चे के दिमाग में सुपीरियरिटी होगा कि मैं तो ये वाली किताब पढ़ता हूं, ये किताब तो किसी और स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। तो ये जो सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से देश का कितना नुकसान हो रहा है, हमारी संस्कृति का कितना नुकसान हो रहा है, आप इसकी कल्पना करिए। और पढ़ा क्या रहे?
आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, सलमान खान, शाहरुख खान, रजनीकांत, पवन कल्याण, सबका चेहरा भी बता देगा, नाम भी बता देगा। उससे पूछो बी एन राव कौन है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, बी एन राव कौन है? सबसे पहले पिताजी से बात कर लेते हैं, बच्चों का बात। बुरा मत मानना, एक मैं तो कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। बी एन राव के बारे में अलादी कृष्णा अय्यर, के एम मुंशी, ये सारे हमारे संविधान बनाने वाले हैं। और हमें क्या बता दिया? केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। ये टीचिंग है। हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं पता, वी एन राव के बारे में नहीं पता, के एम मुंशी के बारे में नहीं पता, अलादी कृष्णा अय्यर के बारे में नहीं पता, और ये भी नहीं पता इस संविधान निर्माता में महिलाएं भी बहुत सारी थी। आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रस्ताव आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, अमृता कौर हंसा मेहता के द्वारा आया था। संविधान सभा में बहुत सारी महिलाएं थी हमारी, उन्होंने बहुत अच्छी डिबेट किया इसमें। हमें पता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या होना चाहिए, नहीं पता। रट्टू तोता बना के रखा हुआ है। फंडामेंटल राइट रट लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल रट लो, फंडामेंटल ड्यूटी पर रट लो। 20,000 रुपए फीस के बाद वो रट्टू तोता बना हुआ है, दिमाग लगाने लायक उसको छोड़ा ही नहीं है। हाँ, एक ही लक्ष्य, कैसे भी करके इंजीनियरिंग क्वालिफाई करो, मेडिकल होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब से ये मैकाले का एजुकेशन सिस्टम आया है, इंडियन कल्चर खत्म हो रहा है या मजबूत हो रहा है? जोर से बोलिए, आपके परिवार में खत्म हो गया। जब तक भारत में संस्कृत भाषा प्रमुखता के साथ पढ़ाई जा रही थी, तब तक भारत की संस्कृति काफी अपनी जड़ों के साथ मजबूत बनी हुई थी। जैसे जैसे भारत की संस्कृत लैंग्वेज को हमने छोड़ना शुरू किया, तो भारत की संस्कृति भी कमजोर होती चली गई। सीधा सीधा रिलेशन संस्कृत लैंग्वेज का हमारी संस्कृति से। जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं कि हमारा क्योंकि हमारे जितने बड़े ग्रंथ हैं वो संस्कृत में है। वेद संस्कृत में है, पुराण संस्कृत में है, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, भगवत गीता तो चलिए इंग्लिश में भी आ गई है, लेकिन हमारे जितने आपके मनुस्मृति संस्कृत में है। इतना बड़ा ग्रंथ हजारों साल पहले, जब पूरी दुनिया के और जगह पे लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, नंगे घूमते थे, कच्चा मांस खाते थे, तब भारत में कोडिफाइड लॉ था। तब भारत में कोडिफाइड लॉ था जिसको मनुस्मृति कहते हैं। लेकिन आजादी के बाद इन वामपंथियों ने उसको भी इतना, उसके बारे में बदनामी कर दिया, उसके बारे में उल्टी सीधी बात लिख दिया। किसी से अच्छा पढ़ा उन्होंने भी नहीं है। बोले मनुस्मृति पढ़ा क्या? बोले नहीं, लेकिन मनुस्मृति बहुत गड़बड़ है, पढ़ा नहीं है। बोले मनुस्मृति में तो दलितों के बारे में लिखा। बोले कहाँ लिखा, दिखाओ। कोई कह रहा था जो हमने सुना है, पढ़ा नहीं है। किस पन्ने में लिखा है, कौन से श्लोक में लिखा है, कौन से चैप्टर में लिखा, नहीं पता नहीं है। लिखा है जी, हमने सुना है, वो फलाने वाले कह रहे हैं। मैं आपको अपने संस्कृति पे इसलिए कह रहा हूं, जब पूरी दुनिया में लोग जाहिल वाली जिंदगी जीते थे, तब भारत के पास कोडिफाइड लॉ था, एक कल्चर था, एक फिक्स फॉर्मेट था, जीवन जीने की शैली थी कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 के बाद संन्यास। ये 1000 साल पहले दुनिया में कहीं था क्या? अब भारत में लाखों साल पहले, हजारों साल पहले था। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी मिनिमम एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए, यूसीसी आना चाहिए, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले ही था। अभी सोच रहे हैं लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, अभी बात हो रही लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। और हमारे देश में हजारों साल पहले इतने एग्जाम्पल है लड़कियों के पढ़ाने के नहीं बल्कि बाकायदा प्रोफेसर हुआ करती थी। गार्गी और मैत्रेयी, जिनके नाम पे दिल्ली में कॉलेज भी है, वो तो संवाद किया करती थी, शास्त्रार्थ किया करती थी। बाकी तो छोड़िए, राजा भरत के माता जी क्या नाम है? भरत के माता जी का नाम कैकेयी।
राज्य था। हमारी परंपरा देखिए जरा, हमारे देश में महिलाओं का सम्मान कैसे था। ये इक्वेलिटी जस्टिस वाला तो पहले कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हमारे यहाँ नर तू नारायण नहीं था, नारी तू नारायणी। हमारे किसी त्योहार में लड़कों की पूजा नहीं होती है। किसकी पूजा होती है? नवरात्रि में। पुराने समय में जितने भी राज्य थे उनकी राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। कौशल राज तो राजकुमारी कौशल्या, सौमित्र राजकुमारी सुमित्रा, कैकेयी की राजकुमारी कैकेयी, पांचाल की राजकुमारी पांचाली, द्रुपद की राजकुमारी द्रौपदी, इस तरीके गंधार की राजकुमारी गांधारी। रावण ने जब अटैक किया कैकेयी पे, कैकेयी का मतलब पाकिस्तान और गंधार का मतलब अफगानिस्तान। दुर्योधन का ननिहाल भी गया, भरत का ननिहाल भी गया। जब रावण ने, अच्छा आप जरा सोचिए, रावण के पास अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था तो लंका से पाकिस्तान कैसे पहुंच गया पूरी सेना लेके? और जब उसने राजा कैकेयी को हराया तो राजा कैकेयी ने मदद मांगी। किससे मांगी? दशरथ जी से, हमारी मदद करो। राजा दशरथ जी गए अपनी सेना लेके अयोध्या से। अयोध्या से पाकिस्तान पहुंचना तो फिर भी नजदीक है। लंका से पूरा तमिलनाडु क्रॉस करते हुए, इधर पूरा कर्नाटक क्रॉस करते हुए, आगे पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पूरा क्रॉस करके जाना पड़ेगा। रावण ने इतना तेज अटैक किया कि एक बार तो दशरथ जी लड़खड़ा गए। रावण ने सबसे पहले अटैक किया, कैकेयी के सेनापति को मार दिया। दशरथ जो मदद के लिए गए थे वो भी मतलब संभाल नहीं पा रहे थे मोर्चा, और उधर सेनापति खत्म हो गया। तो रानी कैकेयी ने सेनापति का काम किया। अब आप कल्पना करिए, हजारों साल पहले अगर रानी कैकेयी को अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना आता था तो पूरी सेना को लीड करने के लिए कैसे मैदान में आ गई? यह साबित करता है कि हमारी बहन बेटियों को केवल शास्त्र का ही नहीं बल्कि शस्त्र का भी ज्ञान है। और रानी कैकेयी ने दशरथ जी की जान बचाई। फिर दशरथ जी ने कहा वर मांगो। अब हम क्या, हम कुछ बताइए। तो बाद में शादी होती है। ये इसकी पूरी। हमारे देश में चूंकि मित्र ज्योति ने भी संस्था आप दिखा रहे थे, अगर महिलाओं को पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी तो गांधारी, माता गांधारी शास्त्र में सभी शास्त्रों की ज्ञाता कैसे थी? सभी शास्त्रों की ज्ञाता थी। लेकिन दुर्भाग्यवश माता गांधारी की मायका, जिसको हम आज की डेट में अफगानिस्तान कहते हैं, वहाँ बहन बेटियाँ स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल जाने पे उनको गोली मार दी जा रही है। कल्चर बदलता है तो ये होता है, संस्कृति बदलती है तो ये होता है। इसलिए भारत की संस्कृति को संभालना, सहेजना ज़रूरी है। भारत की संस्कृति अगर कमज़ोर हो जाएगी तो अराजकता फैल जाएगी, और दुनिया में फैल चुकी है। कुंभा काबुल हो गया, तक्षशिला रावलपिंडी हो गया, कैकेयी आपका पेशावर हो गया, पर्शिया आपका ईरान हो गया। देखते देखते जहाँ जहाँ भारत की संस्कृति कमज़ोर हुई है वहाँ अराजकता फैली है। और इसका आप वर्तमान भारत में देख लीजिए, कश्मीर में क्या हालत हुई है, बंगाल में क्या हालत हुई है, केरल में क्या चल रहा है, और आजकल मणिपुर में क्या चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली ना हम केरल से सीख रहे हैं, न बंगाल से सीख रहे हैं, न मणिपुर से सीख रहे हैं, न फ्रांस से सीख रहे हैं। ऐसी कौन सी सोच है जो बेटियों के कॉलेज के हॉस्टल में कैमरा रखवा रही है, और वो भी बेटी रख रही है? वो कौन सी सोच है? जब तक उस सोच को नहीं निकाला जाएगा तब तक भारत में एकता अखंडता स्थापित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए समय आ गया है कि कम से कम 16 साल तक देश में वन
नेशन वन एजुकेशन सिस्टम हो, न मदरसा न मिशनरी स्कूल, केवल भारतीय शिक्षा पद्धति हो, सब लोग पढ़े, जो पढ़े वो सब पढ़े और भारतीय संस्कृति के आधारित हो। और उसलिए जरूरी है कि संविधान ये कहता है इक्वेलिटी, तो जो किताब इक्वेलिटी नहीं सिखाती है उस पर तो बैन होना चाहिए भारत में, और नहीं बैन हो तो कम से कम स्कूल में पढ़ाने पर रोक होनी चाहिए। जो किताब समस्त समस्त प्राणी को एक समान नहीं मानती, समस्त पुरुषों को एक समान नहीं मानती, पुरुष महिला को एक समान नहीं मानती, अगर वो स्कूल में पढ़ाई जाएगी तो याद रखिए देश की एकता अखंडता स्थापित नहीं हो सकती। वो किताब जो दूसरों के प्रति नफरत सिखाती है, अगर वो कंटिन्यू रही, वो स्कूल जो दूसरों के प्रति नफरत सिखाते हैं अगर वो कंटिन्यू रहे, तो याद रखिए अराजकता बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी। आज मणिपुर जल रहा है, कल को हो सकता है कर्नाटक भी जले। आज कश्मीर फाइल बन रही है, हो सकता है कल को मैंगलोर फाइल भी बने। आज मणिपुर की फाइल बन रही है, कल को हो सकता है बिहार की फाइल भी बने। समय यह है कि हम जाग लें, सीख लें दूसरों से। फ्रांस क्यों जला? फ्रांस को जलते हुए देखा आप लोगों ने? जरा जोर से बोलिए, सबने देखा? आप जरा सोचिए वो सोच कैसी है। जिस फ्रांस ने उन नंगों को रोटी कपड़ा मकान दिया, उन जाहिलों को वहां रहने की जगह दिया, युद्ध के दौरान भाग के आए थे, भूखे थे, नंगे थे, कपड़ा नहीं था उनके पास, उनको रोटी कपड़ा मकान दिया, उस फ्रांस को उन्होंने जलाया। ये अभी तो उनका सेकंड फेज था जलाने का, पहला फेज तो वर्ल्ड कप का फुटबॉल था। वर्ल्ड कप के फुटबॉल के दौरान सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया, और ये जाहिल मोरक्को से आए हुए हैं, वहां युद्ध चल रहा था, वहां इनके पास कोई छत नहीं थी, जमीन नहीं थी, भाग भाग के फ्रांस के अंदर घुस गए थे। कुछ इराक से आए थे, कुछ कुर्दी से है, कुछ मोरक्को से आए थे। अब आप सोचो 20-25 साल पहले जहां जिसने शरण दिया, रोटी कपड़ा मकान दिया, उनको रहने की व्यवस्था दिया, उसी फ्रांस को जला रहे थे, तो तुमने मोरक्को को क्यों हरा दिया? अगर वो ऐसा काम कर सकते हैं तो भारत, वहां तो केवल 10 लाख के आसपास, भारत में तो 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। कल को भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया किसी मैच में, और यहां इन्होंने शुरू कर दिया तुमने बांग्लादेश को क्यों हराया? कर सकते नहीं कर सकते? अगर मोरक्को वाले फ्रांस को जला सकते हैं, तुमने मोरक्को को क्यों हराया? तो बांग्लादेश वाले भारत को नहीं जलाएंगे, तुमने बांग्लादेश को क्यों हराया? कल को म्यांमार किसी को उसमें हरा दिया, या पाकिस्तान को हरा दिया, बोले तुमने पाकिस्तान को क्यों हराया? उस सोच को मारना है, उस सोच को बचपन में ही मार सकते हैं, उस सोच को बड़े होने पर नहीं खत्म कर सकते, उस सोच को बचपन में खत्म कर सकते हैं। और खत्म करने का तरीका है वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन, कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम। 16 साल तक बच्चा कोई भी विदेशी किताब नहीं पढ़ेगा, 16 साल तक बच्चा केवल भारतीय किताब पढ़ेगा, 16 साल तक बच्चा केवल भारतीय संस्कृति को सीखेगा, 16 साल तक बच्चा केवल भारतीय परंपरा को सीखेगा, 16 साल तक बच्चा केवल भारतीय ज्ञान विज्ञान को सीखेगा। याद रखिए ये रिलीजन का इश्यू नहीं है, ये दो सोच का इश्यू है, दो संस्कृतियों का इश्यू है। ये भारत बनाम विदेशी इश्यू है, स्वदेशी बनाम विदेशी इश्यू है। भारत में कोई एक किताब मुझे बताइए जो भारत के रिलीजन है, इंडियन रिलीजन जिसको हम कहते हैं। इंडियन रिलीजन कौन सा है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म। सनातन धर्म तो है ही है, लेकिन जो उसके निकले हुए पार्ट हैं वो क्या है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म। कभी आपने किसी सिख को यह कहते हुए सुना कि केवल हमारे गुरु ही पूजा के लायक हैं, दूसरा कोई पूजा के लायक ही नहीं? सुना? किसी आपने किसी जैन को सुना कि केवल महावीर जी ही पूजा के लायक है, दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं? कभी किसी आपने बुद्धिस्ट को सुना कि गौतम बुद्ध ही पूजा के लायक है, दूसरा कोई नहीं है? कभी किसी राम के भक्त को आपने सुना कि राम ही पूजा के लायक है, दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं है? शंकर के भक्त को सुना आपने? कभी विष्णु के भक्त को सुना?
माँ दुर्गा के भक्त को सुना, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, कभी ये नहीं कहते मैं जिसकी पूजा कर रहा हूं बस यही पूजा के लायक है, दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं। लेकिन जो फॉरेन रिलीजन के लोग हैं वो कहते हैं। और आश्चर्य की बात है, हमको अंग्रेजी आती है, कनाडा आती है, वो फॉरेन जिस लैंग्वेज में कहते हैं वो आती नहीं। सुना ही नहीं आपने कभी कि कहा क्या जाता है? लाउड स्पीकर से कहा जाता है, चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है। कभी आपने सोचा ही नहीं? यही कहा जाता तुम्हारे राम पूजा के लायक नहीं, तुम्हारे कृष्ण पूजा के लायक नहीं, तुम्हारे विष्णु जी पूजा के लायक नहीं, तुम्हारी दुर्गा की पूजा के लायक नहीं। उसका इंटरप्रिटेशन कर लेना, क्या कहा जाता है। ये डिफरेंस है इंडियन रिलीजन फॉरेन रिलीजन में, ये डिफरेंस है इंडियन कल्चर फॉरेन कल्चर में, ये डिफरेंस है इंडियन ट्रेडिशन फॉरेन ट्रेडिशन में। इंडियन कल्चर इंडियन ट्रेडिशन वसुधैव कुटुंबकम का है, नारी तू नारायणी का है, सर्वधर्म संभाव का है, सबका साथ सबका विकास का है। फॉरेन कल्चर फॉरेन ट्रेडिशन फॉरेन सिस्टम क्या है? एको हम द्वितीयो नास्ति। एको हम द्वितीयो नास्ति मतलब मैं ही हूं, मेरा वाला ही है, जो मैं कह रहा हूं यही ठीक है, जो मैं सोचता हूं यही ठीक है, जैसे मैं प्रेयर करता हूं यही ठीक है। जो ये प्रेयर नहीं करेगा, जो इस तरीके से नहीं रहेगा, वो क्या कर सकते हैं? उसका क्या कर सकते हैं? अब आप ये बताओ, स्कूल में क्या पढ़ाना चाहिए? ह्यूमैनिटी के लिए क्या जरूरी है पढ़ाना? इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिस्टम या फॉरेन सिस्टम? इसलिए मैं तो मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने एक मुहिम शुरू किया है कि यूसीसी आना चाहिए। यूसीसी के फायदे हैं, हालांकि उसमें हिंदू जैन बौद्ध सिख को कोई फायदा नहीं है, मेन फायदा उसके मुस्लिम बेटियों को है, लेकिन फिर भी आना चाहिए। एटलीस्ट मुस्लिम बेटियां भी भारत की बेटियां हैं। लेकिन यूसीसी देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी, जितना जरूरी है यूनिफॉर्म एजुकेशन, उसका 100 गुना ज्यादा जरूरी है, 100 गुना ज्यादा जरूरी है। अगर यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू कर दें, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं भी लागू करेंगे तो चूंकि कल्चर में ही सबको समान देखने की बात आ जाएगी, तो नहीं भी लागू करेंगे तब भी काम हो जाएगा। जिन कुरीतियों को हम खत्म करना चाहते हैं यूसीसी के माध्यम से, अगर यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू कर दें, वो कुरीतियां खुद ही खत्म हो जाएंगी। भाई यूसीसी लागू करके हम क्या खत्म करना चाहते हैं? हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, ये सुना शब्द आपने? सुना नहीं सुना? आप लोग आईटी कहते नहीं, आईटी कैपिटल में रहते हैं, आईटी हब, आईटी कैपिटल। थोड़ा गूगल का इस्तेमाल इन कामों के लिए भी करिए। तहरीर का खेल बेंगलुरु में भी हुआ था, तहरीर का जो खेल बेंगलुरु में भी हुआ था। नहीं जागेंगे तो ही होगा, नहीं जागेंगे तो ही होगा। अभी भी समय है, जाग जाइए। मैं यही कह रहा हूं, जाग जाइए। नहीं जागेंगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। फ्रांस के पास यूएन की परमानेंट मेंबरशिप थी, फ्रांस के पास वीटो पावर था, फ्रांस के पास वर्ल्ड क्लास हाईवे था, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े टावर थे, फ्रांस के पास आईटी हब भी है, फ्रांस में कोई बेरोजगारी भी नहीं है, अच्छा पैकेज है, अच्छी सैलरी है, सब आराम से रहते हैं, और फ्रांस के पास राफेल भी है। 3 महीने फ्रांस चला, राफेल काम आया क्या? आया काम? नहीं आया। मैं गारंटी, और जितने यूएन के परमानेंट और मेंबर थे, कोई बचाने आया यूएन को? फ्रांस को बचाने आया? खुद ही जला है, कोई बचाने नहीं आया। हमने अगर फ्रांस से नहीं सीखा तो भारत जलेगा। अभी मणिपुर जल रहा है, कल को झारखंड जलेगा, परसों तमिलनाडु जलेगा, नरसों केरल जलेगा, और एक न एक दिन आग की लपट। आप अगर आप सोचते हैं बेंगलोर नहीं आएगी, तो आएगी। बहुत सीरियसली कह रहा हूं उसको। अगर हम नहीं सीखेंगे, अरे बड़ी स्वाभाविक सी बात है, 75 साल पहले भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था? सोच के आधार पे। सोच के आधार पे हुआ था। सोच क्या? मैं पाक हूं, तुम नापाक हो।
सोच क्या है? मैं पाक हूं, तुम, मैं पाक हूं इसलिए हम एक पाक देश बनाएंगे। नाम क्या हुआ? पाकिस्तान। और तुम क्या हो? तुम सारे नापाक हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हमारी संस्कृति अलग है, हमारा कल्चर अलग है। और 500 साल पहले ये जो पाक नापाक कह रहे हैं, 500 साल पहले ये क्या थे? ये सारे खुद ही नापाक थे। अब कह रहे हैं तुम नापाक हो। अरे बाबर के आने के पहले सारे क्या थे? और बाबर क्या अपना फैमिली लेके आया था क्या? कोई भी जो गिरोह चलता है डकैतों का या जिनका भी, वो अपनी फैमिली लेके चलता है क्या? जैसे मान लीजिए बेंगलोर से 10 लोग निकले, कहीं लूटपाट करना है, अपना परिवार लेके जाएंगे क्या? अकेले अकेले जाएंगे। ये सारे लुटेरे अकेले अकेले आए थे। जितने आतंकवादी थे, चाहे वो बाबर था, हुमायूं, तगलक, गोरी, गजनी, कासिम, जितने भी थे, ये कोई अपनी फैमिली लेके नहीं आए थे। ये सब अपनी फैमिली वहीं छोड़ के आए थे। शादी किससे किया? हमारी माताओं से, हमारी बहनों से किया, उन्हें कन्वर्ट किया, उनसे बच्चे पैदा हुए। तो आज की डेट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में टोटल 60 करोड़ मुस्लिम है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कितने मुस्लिम है? 15वीं शताब्दी में 0, 15वीं शताब्दी में 0। बाबर पहले कोई था ही नहीं। तो 500 साल में कितने हो गए? 60 करोड़। अब आप कल्पना कर सकते हैं। और एक छोटी सी भूल के कारण, जब यहां पे वो गोरी आया, अटैक किया पृथ्वीराज जी को, कितनी बार हराया पृथ्वीराज जी ने? 17 बार। अब आप ये बताओ, आपके घर के सामने कोई घर में लूटने आए, एक बार आया, आपने पकड़ा, 2-4 डंडे मारे, छोड़ दिया। फिर आया लूटने, फिर आपने पकड़ा, 2-4 डंडे मारे, छोड़ दिया। फिर आया, फिर पकड़ा, फिर 2-4 डंडे मारे, छोड़ दिया। आप कितनी बार उसको माफ कर सकते हो? 2 बार। बोले जरा जोर से बोलिए। एक बार, 2 बार। ये 17-18 बार कोई माफ करने वाली चीज है क्या? सोचिए जरा, 17-18 बार कोई माफ करने वाली बात है? उसका फन कुचल दिया होता तो दोबारा कोई आता नहीं। अगर उसका फन कुचल दिया होता, उसको खत्म कर दिया होता, तो दोबारा कोई आता नहीं, दोबारा कोई आता नहीं, वो दोबारा बाबर आता नहीं। तो भारत में, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आज क्या होता? हिंदुस्तान। जो 60 करोड़ मुस्लिम की बात हो रही है, मुस्लिम नहीं होते, क्या होते सारे? हमारे राजा की एक भूल ने, आप समझते हैं, कॉमन मैन की एक भूल कोई बहुत लॉन्ग इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन राजा की एक भूल बहुत महंगी पड़ती है। छोटी सी भूल बड़ी महंगी होती है। और उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, रावण की एक भूल ने पूरी लंका को जला दिया कि नहीं? धृतराष्ट्र की एक भूल ने कितने हजारों लोग मारे गए कि नहीं? और पृथ्वीराज जी की एक भूल, उसको मैं भूल कहता हूं, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ये इतना बड़ा आस्तीन का सांप निकला। शायद उन्होंने गीता रामायण तो पढ़ा होगा, उसकी वाली किताब नहीं पढ़ी होगी। ये भी हो सकता है कि उन्होंने उसकी वाली किताब नहीं पढ़ी होगी। पृथ्वीराज जी अगर मानवता नहीं दिखाते तो शायद बाद में जो इतनी असंख्य हत्याएं हुई, 500 साल हम गुलाम रहे कि नहीं? माताओं बहनों ने जौहर किया कि नहीं? हमारे पूर्वजों की हत्या हुई कि नहीं? कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? उसका बेसिक इनिशियल पॉइंट क्या है? 1108। इनिशियल पॉइंट है 1108। जैसे एक सांप को जगह मिल गई, फिर दूसरा सांप आया, तीसरा सांप आया, चौथा सांप आया, 5वां सांप आया, आते गए। आपके घर में दरवाजा खुला रहेगा तो अगर एक सांप आया तो आगे से 2-4 सांप और आएंगे। पहले सांप को आपने दरवाजे में दबा के कुचल के मार दिया और उस सांप को मरे हुए को बाहर छोड़ दिया, तो बाकी सांप आएंगे, देख देख के लौट जाएंगे, अरे एक को तो मार दिया, इधर जाना नहीं, भागो यहां से। मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं
इतिहास से सीखिए, जातियों में बंटना बंद करिए, समस्याओं पे चर्चा मत करिए, समाधान की चर्चा करिए। आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, हमारे ज्यादातर पॉलिटिशियंस केवल समस्या की बात कर रहे हैं, ज्यादातर हमारे धर्मगुरु भी समस्या की बात कर रहे हैं, मीडिया तो केवल समस्या से भरा हुआ है। मैं भी डिबेट में जाता हूं, आप चैनल उठा के देख लीजिए, XYZ किसी भी लैंग्वेज का चैनल, 1 घंटे की डिबेट में केवल आपको प्रॉब्लम पता चलेगी, प्रॉब्लम का रूट काज, परमानेंट सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम। बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक होती है क्या? हाँ जी बताइए साहब, पीछे वाले, होती है? सुबह से शाम तक बताते रहो बुखार है, बुखार है, बुखार है, बुखार और बढ़ जाएगा, दवा लेनी होती है। ऐसे ही समस्याओं की चर्चा करने से समस्या ठीक नहीं होती है, समाधान करना होता है। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है भारत में, अब पहले तो देर हो चुकी है, लेकिन जितना जल्दी हो सके भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, और वो संवैधानिक भी है। कुछ आप लोगों के डाउट होंगे, मैं वो क्लियर कर देता हूं। आप लोग कहोगे भारत तो सेकुलर देश है, बिना संविधान बदले ये व्यवस्था नहीं हो सकती है। हो सकती है। कैसे हो सकती है 1 नेशन 1 एजुकेशन? भारत को बिना संविधान को छेड़छाड़ किए कैसे हो सकती है? पहली बात तो राइट टू एजुकेशन में एक शब्द जोड़ दिया, इक्वल, तो बन गया राइट टू इक्वल एजुकेशन। जीएसटी काउंसिल की तरफ पे एजुकेशन काउंसिल बन गई, उसने सिलेबस बना दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी के बन गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रामायण कैसे पढ़ाया जाए, गीता कैसी पढ़ाई जाए? भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि 3 भाषा पढ़ानी है, 3 लैंग्वेज सिस्टम। तो आपके कर्नाटक में भी इंग्लिश होगा, कन्नड़ होगा, मेरे समझ से हिंदी होगा, ऐसे ही है ना? प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाते होंगे, जूनियर में ही पढ़ाते होंगे। संस्कृत या संस्कृत पढ़ाते हैं। संस्कृत में प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगाने की क्या जरूरत है? अरे हमारा चारों वेद संस्कृत में, 18 पुराण संस्कृत में, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में। फर्स्ट से शुरू कर दो आप एक किताब पढ़ाना, 10वीं तक आते आते उसको चारों वेद, पुराण, वाल्मीकि रामायण पढ़ लेगा बच्चा। भाषा पढ़ानी है ना, लैंग्वेज पढ़ानी है ना। मोटिव क्या है? उसको संस्कृत आना चाहिए। मैं कह रहा हूं संस्कृत के साथ साथ उसको भारत की संस्कृति भी आ जाएगी। संस्कृत लैंग्वेज के साथ साथ वो भारत की संस्कृति को भी सीखेगा। करना क्या है? आप वेद पुराण लगा दो भाई, उसमें ग्रामर भी सीखेगा, वर्ड्स भी सीखेगा, फ्रेजिंग भी सीखेगा, अलंकार भी सीखेगा, लैंग्वेज भी सीखेगा, इसी बहाने वेद पुराण भी सीखेगा। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? जानते हैं क्यों? इसमें भी पैसे का खेल है। ये जो प्राइवेट पब्लिशर है ना, ये 50 रुपए की किताब 500 रुपए में बेचते हैं। तो जब 50 रुपए की 500 में बेचते हैं तो पूरा बीच में 450 रुपए बचा, वो नीचे से ऊपर तक बढ़ता है। कड़वी बात बता रहा हूं आपको, मीठा झूठ मुझे बोलने की आदत नहीं, कड़वा सच। अगर संस्कृत में प्राइवेट किताब लगाने की बजाय अगर वेद लगा दिया, पुराण लगा दिया, तो माता पिता भी पर डे कहेंगे बच्चा ये वेद है, ये संभाल के ले जाना, संभाल के ले आना, फटने न पाए, स्याही मत लगाना, ये मत करना, ये मत करना। और वेद पुराण बदलता नहीं है, तो बड़ा भाई भी उसी को पढ़ेगा, छोटा भाई भी उसी को पढ़ेगा, बहन भी उसी को पढ़ेगी। पता चला 3 जनरेशन वही किताब चल रही है, किताब बदली नहीं। अब किताब नहीं बदली तो फायदा क्या हुआ पब्लिशर को? और जब पब्लिशर से कुछ नहीं हुआ तो शिक्षा मंत्री जी को क्या फायदा हुआ? शिक्षा सचिव को क्या फायदा हुआ? यहां क्या हुआ? प्राइवेट में कितना फायदा है? हर साल एक चैप्टर बदल दो जी, हर साल एक चैप्टर बदलते रहो, एक पन्ना बदल दो। अगले साल जैसे ही नया आप पता चला बड़ा बेटा गया था, उसके पीछे छोटा बेटा आया, बोले जी किताब बदल गई, एक चैप्टर बदल गया, दूसरी नई किताब खरीदो। संस्कृत लैंग्वेज जब पढ़ा रहे हैं तो हम वेद पुराण वाल्मीकि रामायण क्यों नहीं पढ़ा सकते? और वेद पुराण वाल्मीकि रामायण प्योरली सेकुलर ग्रंथ है, प्योरली सेकुलर ग्रंथ है। वेद पुराण गीता रामायण में कहीं ये नहीं लिखा है कि तुम कोई और धर्म छोड़ के हिंदू बन जाओ। वेद पुराण गीता रामायण में इक्वलिटी है,
जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, यूनिटी है, नेशनल इंटीग्रेशन है जो भारत के संविधान में। इसलिए पढ़ाया जा सकता है। दूसरा क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। भाई हिंदी में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे हो? तुलसीदास जी की रामचरितमानस हिंदी में है, आप रामचरितमानस लगा दो। गीता प्रेस वाले तो 100 रुपए में उसको देते हैं। बड़ा भाई भी पढ़ेगा, छोटा भाई भी पढ़ेगा, घर में भी रोज पढ़ते रहेंगे, 10 साल 15 साल चलती रहेगी, बदली नहीं जाएगी, क्योंकि तुलसीदास जी का रामायण तो बदलेगा नहीं। और बच्चा रामायण भी सीखेगा, हिंदी भाषा भी सीखेगा, पोएम भी सीखेगा। पोएम फॉर्म में है, वो तो चौपाई के फॉर्म में है। उसमें क्या क्या अलंकार है वो भी सीखेगा। भगवान राम के जन्म के बारे में सीखेगा, पूरे राम का कैसे जीवन निकला उसके बारे में सीखेगा। रावण ने क्या किया, हनुमान जी ने क्या किया, अंगद ने क्या किया, भरत ने क्या किया, पूरी जीवनी सीख लेगा। तो कहते नहीं आम के आम गुठलियों के दाम, पढ़ाई की पढ़ाई और संस्कृति पढ़ लिया। तीसरी क्या है? इंग्लिश पढ़ाते हैं। अरे इंग्लिश में मर्चेंट ऑफ वेनिस क्यों पढ़ा रहे हो? क्या लेना देना? जूलियस सीजर क्यों पढ़ा रहे हो? शेक्सपियर क्यों पढ़ा रहे हो? भगवत गीता को स्कॉट वालों ने ट्रांसलेट किया हुआ है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, और कई सारे लोगों ने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और भगवत गीता कहाँ सकती है कि नहीं सब कुछ कन्वर्ट करके इधर आ जाओ? भगवत गीता इक्वालिटी सिखाती, जस्टिस सिखाता, लिबर्टी सिखाता, फ्रेटर्निटी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वो भगवत गीता सिखाती है। तो इंग्लिश भाषा के रूप में भगवत गीता पढ़ाई जा सकती है, हिंदी भाषा के रूप में आपका रामचरितमानस पढ़ाया जा सकता है, संस्कृत भाषा के रूप में वेद पुराण पढ़ाया जा सकता है। 10वीं आते आते बच्चा वेद पुराण गीता रामायण सीख लेगा, 3 लैंग्वेज भी सीख लेगा, भारतीय संस्कृति को भी सीख लेगा, भारतीय परंपरा को सीख लेगा। और इतना जब सीख लेगा तब वो कभी कैमरा नहीं लगाएगा। इतना सीखने के बाद वो सत्तन से जुदा नहीं करेगा। इतना सीखने के बाद वो सड़क पे अराजकता नहीं फैलाएगा। इतना सीखने के बाद वो भारत की संस्कृति से जुड़ा रहेगा। और विश्वास नहीं है तो अपने घर में आप साल भर रामायण लगा के रखो और बच्चे के बिहेवियर देखो, आपके घर में बच्चे का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। हालांकि शुरू नहीं मानेगा, उसको लोटो पोटो देखने की आदत हो गई होगी, लेकिन अगर आप बैठाओगे तो देखेगा।